हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज अपना प्रैक्टिस सेट का अगला सेशन लेके आए हैं और इस सेशन का नाम क्या है कि पढ़ो वही जो पेपर में आए। इस सेशन में आप लोगों को वही मैं पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों के पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, देखिए इस प्रैक्टिस सेट की क्या क्या खासियत है। इस प्रैक्टिस सेट की क्या क्या खासियत है, देखिए इसमें एक तो हम लोग पिछले वर्षों का पेपर करेंगे। क्या करेंगे? पिछले वर्षों का पेपर और इस पेपर पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। समझ में आ रहा है? इस पेपर पे आधारित जो पिछले वर्ष में हुए हैं उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए फटाफट शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए और कहिए कि अब जग जाओ, पेपर आने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट ले लो जिससे कि कल्याण हो जाए। ठीक है, हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा मैथ में? 20 में 20। मैथ का टारगेट क्या है हम लोगों का? 20 में 20। तो चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन को लेकर आते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन बराबर होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे फ्यूज रहते हैं कि सर 1 मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, या 10 मिलियन किसको कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, देखिए मिलियन क्या है? मिलियन एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, मिलियन मिलियन हमारा एक अंग्रेजी शब्द है। इतना समझ में आ गया कि मिलियन क्या है? मिलियन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका भारतीय गणित प्रणाली के अनुसार, जो हम लोग का भारतीय गणित प्रणाली है, भारतीय गणित प्रणाली के अनुसार इसका मान क्या होता है? 10 लाख। इतना समझ में आया कि मिलियन तो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हमारे भारतीय गणित प्रणाली के अनुसार इसका मान होता है 10 लाख। तो हमारा 1 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 10 लाख। अगर अगर यहीं पर पूछ दे कि हम 1 लाख में कितना मिलियन होगा, 1 लाख में कितना मिलियन होगा, तो होगा 1/10 मिलियन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर कह दे कि 10 बिलियन बराबर क्या होगा, यहाँ तो 1 मिलियन पूछा था, अब यहाँ पूछ दिया कि 10 मिलियन कितना के बराबर होगा। अगर 10 मिलियन के लिए पूछ दिया तो ये क्या होगा? 10 मिलियन के लिए 10 मिलियन बराबर हो जाएगा 1 करोड़, और 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 10 से भाज्य है। तो देखिए 10 से भाज्य कौन सी संख्या होती है? 10 की विभाज्यता का नियम हमने आप लोगों को अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को देखिए और समझिए। हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया? 10 से विभाज्यता का नियम ये पढ़ाया है कि देखो बच्चों, जिस संख्या के लास्ट में जीरो हो, जिस संख्या के इकाई अंक जीरो हो, तो वो क्या होगी? वो संख्या 10 से विभाजित होगी। क्या होती है? जिसका इकाई अंक जीरो हो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो देखिए इस ऑप्शंस में हमारी कौन सी संख्या का इकाई अंक जीरो है? इसका नहीं है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 0 है। तो हमारा कौन सी संख्या होगी?
ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी संख्या जो है कि वो 10 से विभाजित होगी। तो 10 से विभाजित का नियम क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो वो संख्या क्या होती है 10 से पूर्णतया विभाज्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 7 सही 5/9 का व्युत्क्रम क्या होगा। 7 सही 9/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए 7 सही 5/9, 9 7 63, 63 5 68, 68/9, ये हमारे भिन्न आगे 68/9। तो देखिए अब 68/9 व्युत्क्रम मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम आप लोग को हमने संख्या पद्धति में बताया कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा कहिए, या ऐसी संख्या जिससे उस संख्या में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो वह उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ऐसी संख्या जिससे उस संख्या में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो वह संख्या उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए जैसे हम मान ली हमारा ये दिया है कि 68/9, अब इसमें किससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें कैसे गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो सर इसमें हम जस्ट इसके अपोजिट से गुणा कर दे तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बताइए 68/9 का व्युत्क्रम क्या हुआ 9/68, मतलब 9/68। ठीक है, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब सीधा उल्टा हो जाता है। अगर हम बोल दिए 2 के व्युत्क्रम क्या होगा तो सर 2 के व्युत्क्रम 1/2 होगा। तो सर 5/3 के व्युत्क्रम क्या होगा, तो सर 5/3 के व्युत्क्रम 3/5 होगा। जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं तो क्या होता है वो हमारा व्युत्क्रम हो जाता है। इतना समझ में आया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो देखिए चलिए इसको बताइए, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए देखिए ये 5 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। 31 भी किसी का खंड नहीं होगा। देखिए 5 का खंड क्या करेंगे 1 × 5, 31 का करेंगे 1 × 31, 43 का भी कुछ खंड नहीं होता है, 43 का करेंगे 1 × 43, 81 का क्या हो सकता है 3 के 9, 3 27, 81, यहाँ पर 1 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए आभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे तो क्या होती है आभाज्य संख्या होती है। तो देखिए इसमें हमारी आभाज्य संख्या कौन कौन सी है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कट रही, 5 है 31 है 43 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आभाज्य संख्या नहीं है, तो आभाज्य संख्या कौन सी नहीं है 81, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसका 1 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है और फिर खुद से भी कटेगा ये। ठीक है, तो इसका 2 से अधिक फैक्टर्स है। ठीक, तो ये आभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से लौट आती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति को किलोमीटर में लिखिए। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि सर औसत चाल या औसत गति क्या होती है। औसत चाल होती है 2x × y बटा में x + y। देखिए x क्या है, x है स्पीड फर्स्ट मतलब चाल पहला, y जिससे वो फिर लौट कर आएगा चाल दूसरा। तो देखिए स्पीड फर्स्ट क्या है 60 और फिर दूसरा चाल क्या है 40 और फिर नीचे दोनों चालों का योग, तो 60 + 40 100। अभी क्या हो जाएगा इससे इसे कटा देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा एवरेज चाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या होगा। क्या पूछा है 18 के प्रथम 4 गुणजों का योग।
तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, गुणजों का योग निकालने के लिए सीधे अगर 18 लिख के 1 2 3 4 4 गुणा 4 तक लिखेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, तो 18 गुणे 10 बराबर 180। सिंपल मेथड 180 आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 का पहला गुणा 18, दूसरा 36 54 72, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे करेंगे हम लोग, तो क्या ऐसे करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, हमको इतना गुणा नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, सीधे हम जब जितना तक कह रहे हैं उतना तक की संख्या को जोड़कर और जितना का गुणा पूछा है उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लसा कभी नहीं हो सकता। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट ये है सर कि जो मौसा होता है, जो मौसा होता है वह क्या करता है, वह लसों को हमेशा विभाजित करता है। एम ध्यान से देखिएगा, जो मौसा होता है वह लसों को हमेशा विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा मौसा यहाँ 12 है, ये किस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा है, तो सर 36 को तो कर रहा है, 60 को भी कर रहा है, 96 को भी कर रहा है, लेकिन सर ये 70 को विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 70 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो लसा वही संख्याएं होंगी जो मौसा से विभाजित हो जाएंगी। तो ये बताइए इसमें मौसा से विभाजित कौन नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर सी 70। तो बस आपका यही आंसर कि उसका लसा कभी भी 70 नहीं हो सकता है। ठीक है, दो संख्या का मौसा 12 है तो उसका लसा कभी भी 70 नहीं हो सकता है। इसका कंसेप्ट क्या बताया कि जो मौसा होगा वो लसा को हमेशा क्या करेगी, विभाजित करेगी, लेकिन यहाँ पे ये विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75.8 का स्क्वायर माइनस 55.8 का स्क्वायर अपन 20। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को हमने आप लोगों को अपने डेसिमल फ्रैक्शन में बहुत बढ़िया से बताया है। ऐसे क्वेश्चन और बीजगणितीय सूत्र पाने वाले क्वेश्चनों को हमने आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताया है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों को ना आए तो जाकर वीडियो देखिएगा और सीखिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ऐसे है, बटा 20। ठीक है, तो अब देखिए हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ट में ए प्लस बी, एक कोष्ट में ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 75.8 प्लस 55.8 फिर इंटू 75.8 इंटू 55.8, यहाँ माइनस रहेगा अपन 20। ओके, इसको जोड़ने के बाद 8 8 16 5 5 10 1 11 7 10 2 12 1 13। ठीक है, और इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 बटा 20। तो 20 से 20 कट गया, बचा कितना हमारा 131.6। ठीक है, बचा कितना हमारा 131.6, जो कि इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही हल करते हैं। नहीं तो कितना लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से भाग देंगे, तब जाकर
सॉरी घटाएंगे, उसके बाद 20 से भाग देंगे तब जाकर आंसर प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप लोगों को बीजगणितीय सूत्र कुछ याद है तो सेकेंड को आप इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडों या मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस 12 घंटे में 650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 12 घंटे में 650 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 18 घंटे में 850 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ किमी है, ठीक है, 850 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस का औसत चाल क्या होता है? तो देखिए, अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो और औसत चाल पूछ दिया, तो 2 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटा में चाल 1 प्लस चाल 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2xy बटा में x प्लस वाई। ये कंडीशन कब अप्लाई है? चलिए बताइए, ये कंडीशन कब अप्लाई है? जब वो सेम दूरी को अलग अलग, जब वो सेम दूरी को अलग अलग चालों से क्या कर रहा हो, तय कर रहा हो, तो ये कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों को पीछे ही क्वेश्चन कराया अभी जस्ट, आप लोग को दिखा रहा हूं। देखिए सेम क्वेश्चन यही है। ये क्या है? एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस लौट आता है। मतलब को जितना दूरी गया है, जितना दूरी गया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, वो फिर उतना ही दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की दर से लौट आया है, तो 40 km पर आवर। तो क्या हुआ है, ये उतना ही दूरी क्या किया, कवर किया है। लेकिन जो हमारे ये क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था, उसमें न अलग अलग दूरी के बारे में कहा था, नहीं चालों के बारे में बताया था। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन 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 मिल गया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर दूरी समान हो तो उसके लिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है? ये अगर दूरी समान ना हो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूरी समान ना हो, तब के लिए औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। सीधे लिखते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब ये बताइए कुल दूरी हमें कितनी है, 650 प्लस 850 बटा में 12 प्लस 18। सूत्र यही कह रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500, ये 7 8 7 1500, ये 20, ये कटा और ये कटा, कितने बार में गया, ये 30 बार में, 30 हुआ ना, तो 30 50। तो हमारा क्या आ गया, हमारा एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वो क्या क्या दूरी तय की है। ठीक है, बस के औसत चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा में, सॉरी, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो कितने % लड़के हैं? तो देखिए इसको कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि कुल छात्र क्या है, हमारे कुल छात्र को मान लेंगे 100%। तो ये बताइए, अगर आपके 60% बच्चे जो लड़के हैं, जो 60 मतलब जो 100% छात्र है,
इसमें 60% क्या है, लड़के हैं, तो बाकी 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तभी तो मिलकर क्या हुआ है, 100% बना है ये दोनों मिलकर। ठीक है, तो ये पूछा है कि कितने लड़के हैं, तो ये बताइए 40% बराबर क्या दिया है, 812। ये 40% बराबर 812 क्यों रखे, क्योंकि यहाँ 40% लड़कियों की संख्या है, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या दे दी है, 812। तो ये बताइए 1% का मान क्या होगा, 812/40। तो फिर 60% का क्या हो जाएगा, इससे 60, ये कटा 203, 18, 6 दूनी 12। तो लड़कों की संख्या क्या आ गई, 1218 लड़कों की संख्या हमारी आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं कल। हाँ, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया है, उस ग्रुप में आप अपना डाउट भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको ये डाउट है, या फेसबुक पेज पर भी बता सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सुविधाएं दी गई है, जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, कुछ दिन पढ़ा कर अपना ऐप बनाने लग रहे हैं, पैसा हटने लग रहा है। लेकिन ये ऐसे हमारा चैनल ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से सीखिए, एग्जाम निकालिए, बस इसका मकसद यही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अपने अगले सेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।